तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का अपना बैच चल रहा है, जिसमें अपने दोस्तों राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था जो है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। एक सीरीज मैंने कंप्लीट करा दी थी और इसके बाद आपके राजवंश और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था वाला पूरा टॉपिक इस एमसीक्यू या पीवाईक्यू जो भी बोलो उसमें आपके कंप्लीट हो जाएगा। आपके दोस्तों जो आरएएस एग्जाम है इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो आरएएस में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने यहाँ पे डाले हैं, और जो आपको थंबनेल पे क्वेश्चन दिख रहा है वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। आप वीडियो में जरूर बने रहें, ऐसा नहीं है कि थंबनेल वाला क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर ही है सारे क्वेश्चन। बस आप आराम से वीडियो को अंत तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राठौड़ों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? राव दूहड़, राव सिंहा, राव आस्थान या राव चुंडा? तो दोस्तों जो राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं राव सिंहा, इनको ही राठौड़ों का मूल पुरुष कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब या बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि मारवाड़ के किस शासक की पत्नी आती है? एक चांद कौर, उनकी पत्नी का नाम होता है चांद कौर, जिसने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। अब इसमें आपको एक चीज तो ये याद रखनी है कि चांद बावड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में। निर्माण चांद कौर करवाती है, तो ये आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। और ये पत्नी किसकी थी? तो दोस्तों ये राव चुंडा की पत्नी आती है, ध्यान रखना, राव चुंडा की बात कर रहा हूं मैं, राणा चुंडा की नहीं कर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर कब बसाया गया? बार बार आपके एग्जाम में आता है ये सारे क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है उनमें आए हुए हैं। तो 1459 ईस्वी में दोस्तों राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर बसाया जाता है। और अगर पूछ ले कि जोधपुर राजधानी, तो वो भी इन्हीं के समय जोधपुर को राजधानी बनाया जाता है, ठीक है। पहले मंडोर थी। फिर इसके बाद बात करूं तो नागनेची, मेहरानगढ़ दुर्ग भी यही बनवाते हैं। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये कहाँ पे? आपका चिड़िया टूक पहाड़ी पे स्थित है, ये भी इनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों नागनेची माता का मंदिर भी, जो राठौड़ों की कुलदेवी है, नागनेची माता का मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। और वैसे नागनेची माता का मंदिर कहाँ पे है? नगाना बाड़मेर में। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा जाता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आपके शासक आते हैं राव मालदेव, इनको कहता है हसमत वाला शासक। इनका शासनकाल दोस्तों 1532 से 1562 ईस्वी के समय का रहता है। और इनके समय इंपॉर्टेंट क्या घटना होती है? ये खानवा के युद्ध में जाते हैं राणा सांगा की ओर से लड़ने। जो खानवा का युद्ध होता है 1527 में, कब होता है आपके? 1527 ईस्वी में। तो राणा सांगा की ओर से लड़ते हैं, ये ध्यान रखना, सांगा की ओर से लड़े। और इनके इस टाइम मारवाड़ का शासक राव गांगा था, ये ध्यान रखना, लेकिन गए मालदेव थे, ये राव गांगा इनके पिता थे। तो ये चीज आपको थोड़ा नोटिस करके चलना है। और इसके अलावा मालदेव का संबंध किससे आता है दोस्तों? उमादेव, जो कि रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो रूठी रानी किसकी पत्नी है? राव मालदेव की पत्नी है, ये भी ध्यान रखना है। ये अजमेर चली गई थी रूठ के। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से किस मारवाड़ शासक की पत्नी आती है? एक फूला भटियाणी। फूला भटियाणी जोधपुर में बनाती है फूले लाव तालाब। तो दोस्तों जो ये तालाब है इसका निर्माण किस शासक की पत्नी ने करवाया? तो आपका आंसर आएगा दोस्तों राव सातल। अब सातल के बारे में एक और प्रमुख घटना है यहाँ पे, जो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में, वो इसी के लिए बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्लू खां का सेनापति होता है। एक क्या होता है? मल्लू खां होता है, उसका सेनापति आता है गुड़ले खां। गुड़ले खां ये क्या महिलाओं को कैद कर लेता है। तो जो सातल है ये महिलाओं को छुड़ाते हैं और इसे मार देते हैं। तो तब भी से देखो मटके में छिद्र करके दिए रखे जो गुड़ला त्योहार है वो बनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो राव सातल के समय ये प्रारंभ हुआ था गुड़ला त्योहार, ये भी ध्यान रखना है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। गिरी सुमेल युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब लड़ा गया ये पूछा गया है। तो 1544 ईस्वी में लड़ा गया। किस किस के मध्य? यहाँ पे तो होते हैं दोस्तों अपने मारवाड़ के मालदेव
और इनके दोस्तों जो बहादुर सेनापति होते हैं दो, कौन कौन, जेता और कुंपा, जेता और कुंपा। और इधर दोस्तों होता है दिल्ली का शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। इसके साथ दोस्तों कल्याणमल होता है बीकानेर का, ठीक है, कल्याणमल कहाँ का होता है, बीकानेर का होता है, क्योंकि ये क्या है, पहले जेत सिंह को मार देते हैं, ठीक है, तो तब ये कल्याणमल और इसकी शरण में चल जाते हैं। अब ये यहाँ पे इनके बीच में दोस्तों युद्ध होता है, ये आक्रमण करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हार रहा होता है शेर शाह सूरी बुरी तरह। फिर ये क्या है कि एक अफवाह फैला देता है, अफवाह फैला देता है, ये बल्कि मिले नहीं थे जेता और कुंपा, कि ऐसे अफवाह फिलहाल बताते हैं कि जेता और कुंपा इसके साथ मिल गए। इस कारण मालदेव क्या है कि यहाँ से चले जाते हैं, कहाँ चले गए, कहाँ पे, सिवाना दुर्ग चले गए, जो कि है मारवाड़ के राजाओं की आश्रय स्थली। अब जेता और कुंपा यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ते हुए, ठीक है, अपने क्षेत्र के लिए वीर गति को यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। और जो शेर शाह सूरी है ये जीतता है बड़ी मुश्किल से, और जीतने के बाद कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये भी ध्यान रखना है ये किस युद्ध के लिए कहा गया है, ये सारी चीजें, और इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की। मुगल विरोधी कार्रवाई की नजर से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ के आते हैं चंद्रसेन, इनको माना जाता है प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं, क्योंकि देखो इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर इन्हें मुगल अधीनता स्वीकार कराना चाहता था और इसके लिए बहुत अभियान भी भेजे उसने, जोधपुर पे अधिकार भी किया, लेकिन चंद्रसेन ने कभी भी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। बाद में ये यहाँ से भद्राजूण चले गए। भद्राजूण से दोस्तों इसके बाद ये सिवाना की पहाड़ियों में चले गए, तो वहां से ये लड़ते रहे मुगलों से, तो लेकिन कभी इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि अकबर की सेना के किसके नेतृत्व में जोधपुर पे अधिकार किया? तो दोस्तों हुसैन कुली का आता है, इसके नेतृत्व में यहाँ पे जोधपुर पे अधिकार करती है अकबर की सेना, ठीक है, किसके समय, चंद्रसेन के समय की बात है ये। फिर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, 1 सेकेंड। 9वां प्रश्न आपका है दोस्तों कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की, तो दोस्तों वो आपका आ जाता है मोटा राजा उदय सिंह। क्या, मोटा राजा उदय सिंह का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे दी? गज सिंह, सूर सिंह, मलिक अंबर या मनोहर दास? दल थम्मन की उपाधि देते हैं दोस्तों गज सिंह को जहांगीर, इसकी गज सिंह को, शत्रुओं को रोकने वाला। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो दोस्तों जो एक ऑप्शन यहाँ पे हट गया गलती से, तो ये यहाँ पे लगा लेना। तो दोस्तों जो आते हैं दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़, तो यही आपके दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, दुर्गादास राठौड़ को। इसके अलावा दोस्तों इसे मारवाड़ का चाणक्य भी कहा जाता है। और दोस्तों इसने क्या है कि जो अजीत सिंह है इसकी यहाँ पे जान बचाई थी, और दुर्गादास राठौड़ और वाघेली महिला, ठीक है, जिसे मारवाड़ की पन्नादाई भी कहते हैं, तो इन दोनों ने मिलके जो महाराजा अजीत सिंह है इसकी यहाँ पे उसको छुड़ा के लाए थे औरंगजेब के चंगुल से। मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? तो गोराधाई या वाघेली महिला भी इसे बोलते हैं, तो इसे मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। ये भी आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ली आंदोलन मारवाड़ के किस शासक के समय हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, खेजड़ली आंदोलन बार बार पूछा जाता है, तो अभय सिंह के समय हुआ। कब हुआ, डेट भी याद रखनी है। और अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ 28 अगस्त 1730 ईस्वी को, ये डेट भी आपको याद रखना है, 28 अगस्त 1730 ईस्वी को होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, बीकानेर की स्थापना कौन करते हैं? दोस्तों आखा तीज के दिन राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की जाती है, और बीकानेर की स्थापना सन 1488 ईस्वी को की जाती है। बाकी दोस्तों जो अगर आपको पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है तो इसी इतिहास की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, पूरी डिटेल से मैंने बता रखी है। तो आखा तीज के दिन यहाँ पे बीकानेर की स्थापना की जाती है राव बीका के द्वारा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किस ग्रंथ में कहा गया है? तो देखो, लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है, एक तो ये याद रखना है। इस ग्रंथ में तो राव जे सिरो छंद में कहा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखित है? तो दोस्तों ये लिखित है बिट्ठू सूजा के द्वारा। बिट्ठू है ये बिट्ठू सूजा के द्वारा लिखी गई है, राव जे सिरो छंद इसके द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा, तो राय सिंह आते हैं। वैसे ये प्रतापी शासक है बीकानेर के दोस्तों। इनका जो शासन काल रहता है 1574 से 1612 ईस्वी के मध्य रहता है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि जो राय सिंह है इन्होंने अपनी गद्दी कब धारण की। इसके अलावा ये जूनागढ़ किले का निर्माण करवाते हैं। किसका? जूनागढ़ का निर्माण करवाया। ये भी एग्जाम में पूछा गया, जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे राय सिंह प्रशस्ति आती है एक संस्कृत भाषा में, राय सिंह प्रशस्ति, जिसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। ये भी इनके द्वारा रचना करवाई गई। ये भी आपको बात याद रखनी है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? पहले हमने एक बार पढ़ा कलयुग का कर्ण। राजपुताने का कर्ण किसको कहेंगे? राय सिंह को। रै से राय, रे से राजपुताने का कर्ण, ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को बोलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि बीकानेर के एक शासक आते हैं, उनकी किस शासक, मतलब बीकानेर का एक ऐसा शासक बताना है जिसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब उसे माही मरातिब की उपाधि देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आ जाता है आपका राव अनूप सिंह। क्या आ जाता है? हाँ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा राव अनूप सिंह। इसको औरंगजेब माही मरातिब की उपाधि देता है। इसके अलावा अनूप सिंह क्या करता है दोस्तों? आपके जो जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है वो स्थापित करवाता है। देवताओं के मंदिर की स्थापना इसी के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19वां। बीकानेर व नागौर की रियासत के मध्य प्रसिद्ध मतीरे की राड बहुत बार कर चुके हैं हम ये। तो 1544 में आपके गिरी सुमेल युद्ध होता है। 1644 में क्या होती है? मतीरे की राड होती है। किसके बीच में? यहाँ पे आपका दोस्तों बीकानेर का शासक आ जाएगा करण सिंह, और इधर नागौर का आ जाएगा अमर सिंह। इनके मध्य होती है जो मतीरे की बेल है दोस्तों, ये तो आपके लगती है बीकानेर रियासत में, और यहाँ पे नागौर रियासत में मतीरिया लगेगा आपके। ठीक है, मतीरो गढ़ लगा वो नागौर रियासत में। तो तब ये लफड़ा पड़ गया था मतीरे को लेकर, और इसमें जीत जो होती है वो बीकानेर रियासत के कर्ण सिंह की होती है। ठीक है, जीत कर्ण सिंह की होती है, याद रखना। अब अपना प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है कि महाराजा सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग पर अधिकार कब किया? दोस्तों 1805 ईस्वी में सूरत सिंह बटनेर दुर्ग पर अधिकार करते हैं। इसके अलावा बटनेर दुर्ग का तो मंगलवार के दिन इन्होंने जीता, तो इसका नाम यहाँ पे मंगलवार के दिन अगर इन्होंने जीता तो इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। क्या कर दिया? हनुमानगढ़। इसके अलावा 1818 की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि जब हुई तो तब यही शासक थे वो अपने, जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा सारा वहां पे, इसलिए मैंने 1857 के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो प्रथम अध्यक्ष गंगा सिंह रहते हैं, और ये अध्यक्ष रहते हैं कब तक? 1921 से 1925 ईस्वी तक रहते हैं। और नरेंद्र मंडल जो है आपकी, इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई, तो इसकी स्थापना 1921 में हुई। ठीक है, 1921 ईस्वी में हुई। क्यों हुई? भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए यहाँ पे नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, तो ये ध्यान रखना है। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की कि जैसलमेर से 1550 ईस्वी में, ठीक है, वहां के शासक लूणकर्ण के समय अर्धशाका हुआ है। अब जैसलमेर में क्या है कि अर्धशाका हुआ था उस समय,
वैसे जैसलमेर में 2.5 साके हुए, तो ये लास्ट वाला अर्ध है, ठीक है। 2.5 साके के लिए जैसलमेर फेमस है। और यहाँ पे केसरिया हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ था, ध्यान रखना, महिलाओं के द्वारा जोहर नहीं किया गया था। इसमें 2 कहानियां बताई गई है, एक तो कि महिलाओं को कैद कर लिया था पहले ही धोखे से। इसके अलावा दूसरी कहानी ये है कि वहां के शासकों ने महिलाओं को, टाइम कम था तो तलवारों से काट दिया था। तो दोनों बातें बताई गई, लेकिन अपने को यही याद रखना है वहां सिर्फ केसरिया हुआ था, जोहर नहीं हुआ था 1550 में जैसलमेर में, वो अर्ध शाखा कहलाता है। भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का अफलातून या प्लेटू कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके सूरजमल को, ठीक है, सूरजमल जाट को। क्वेश्चन नंबर 24 है, तालाब ईसाई धौलपुर में है। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में यही आता है कि तालाब ईसाई कहाँ पे है। निर्माण जहांगीर के कौन से मनसबदार ने इसका निर्माण करवाया? तो सलेह खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो अमीर खां पिंडारी आता है दोस्तों। ये जो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है, एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका जो मतलब मुस्लिम था वो मेन कह सकते हो आप प्रशासक। अब राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, ये आपके RS 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें RS 2009 में क्या होता था? महकमा बकायत। तो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व राजा के बकायों का भुगतान करना, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता या राजाओं के लिए ऋण संग्रह करता, क्या करता? तो इसका आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छी फसल के लिए जो के समय शेष राजस्व वसूलता उसे महकमा बकायत कहते थे, महकमा बकायत। याद रखना है ये सारी टर्म्स आपको। मध्यकालीन राजस्थान में राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी मतलब शासक के बाद जो प्रमुख शासक आ गया एक, तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारी आएगा वो कौन आएगा? तो वो आपका जाना जाएगा दोस्तों प्रधान के रूप में। किसके रूप में? प्रधान के रूप में यहाँ पे जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? RS 1996 में आ चुका है ये। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा या हनुमान जी? तो भगवान शिव की दोस्तों पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में निमेतिक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निमेतिक पदनाम का प्रयोग RS 2018 में हुआ किसके लिए किया जाता था? तो जो राजकीय ज्योतिष होते थे ना उनको निमेतिक के नाम से जाना जाता था। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। इजारा माना जाता है, इजारा किसे कहते हैं? तो राजस्व की ठेका प्रणाली है ना वो इजारा कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टर्म सारी याद रखनी है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में। फिर राजस्थान में प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी क्या होती थी? ये आपके SI 2018 में आया हुआ है। अक्षपटलिक क्या काम करता था? तो मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में काम करता था, ठीक है, मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 32, मदद ए मास एक मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी, क्या है? राज परिवार को, सदस्यों को, कुलीन वर्गों को, विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को, ठीक है, विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को मदद ए मास दी जाती थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की कि मध्यकालीन राजस्थान में एक जब्ती प्रणाली की बात करते हैं दोस्तों। जब्ती प्रणाली भू लगान निर्धारण करने की विधि, भूमि के नाप की इकाई विधि या जमींदार क्षेत्र या कर रहित भूमि अनुदान। तो जो जब्ती प्रणाली आपकी है ये है भू लगान निर्धारण करने की विधि। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? RS 2013 में आया हुआ है। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, करेक्ट है। जागीर भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, ठीक है, ये होता था यहाँ पे। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दिए जाए, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो चरणोत्ता भूमि पे राजा का नियंत्रण नहीं होता था, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं पूछा है, ध्यान रखना है, सही नहीं है। तो जो चरणोत्ता है ये पशु वगैरह चराते थे वो वाली भूमि है। तो इस पे जो अधिकार होता था ना दोस्तों वो किसका होता था? ग्राम पंचायत का होता था, ध्यान रखना। नियंत्रण होता था ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की।
राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या प्रयोग है? RS 2016 में आया हुआ है। तो जो आपका आकलित राजस्व है ये कहलाता है पट्टा रेख। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 आज का है। मध्य युगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है, पंचकुल का क्या है? तो जो दोस्तों ग्रामीण परिषद है ना, इसे पंचकुल कहा जाता था, इसको ग्रामीण परिषद को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपके आज की जो क्वेश्चन की सीरीज है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।